अगर आप अपने बच्चे का केयर ठीक से करते हैं, आप जानते हैं कि पैरासीटामोल कितने डोज में देना है, तो 2 से 3 दिन के बुखार में आप घर पे मैनेज कर सकते हैं। अगर आपको लग रहा है कि बच्चा दवाई पीने के बाद अपनी नॉर्मल एक्टिविटीज़ कर पा रहा है, सुस्त नहीं है, पानी अच्छे से पी रहा है, पेशाब सही मात्रा में हो रही है, तो आप बच्चे को 2 से 3 दिन तक घर रख सकते हैं। लेकिन 3 दिन से बुखार अगर ज़्यादा हो तो डॉक्टर से एक बार ज़रूर संपर्क कर लेना चाहिए। खास करके जब छोटे बच्चे हों तो उनके लिए डॉक्टर से संपर्क ज़रूर कर लेना चाहिए। कि आपके चैनल के माध्यम से कि सतर्क रहें और बीमारियों से बचें, वो सबसे अच्छा तरीका है, और टीकाकरण बच्चों को ज़रूर कराएं। नमस्कार, बिहार मिथिला न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज। देखिए, दरभंगा में हमने हेल्पलाइन जारी कर आम जनता को बताया था कि देखिए, आपके घर में 1-2 नंबर अवश्य होना चाहिए। हमने देखा है अचानक 12 बजे रात में फोन करते हैं, घबराए हुए रहते हैं कि क्या करें ना करें, डीएमसीएच ले जाएं, कुछ प्राइवेट क्लिनिक ले जाएं। लेकिन हमने बताया था जिस विभाग के स्पेशलिस्ट हों उसके पास अगर आप अपने मरीज को ले जाते हैं तो मरीज आपका स्वस्थ होता है, और नहीं तो केस खराब हो जाता है। इसके कई उदाहरण भी हमें दिए। आज हम बच्चों पर आधारित, देखिए लगातार हमने देखा है कि इस समय में टाइफाइड के शिकार बच्चे हो रहे हैं, और जब भी कि बच्चों से संबंधित कोई भी गंभीर बीमारी होती है या फैल रही होती है तो हम डॉक्टर उत्सव राज, जो कि शिशु विशेषज्ञ हैं, इनको हम आपके लिए लाते हैं और इनसे विचार जानने की कोशिश करते हैं। उत्सव जी, आपका स्वागत है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद मनोज जी, हमें आपके चैनल पे आमंत्रित करने के लिए। देखिए उत्सव जी, हम देखते हैं कभी कभी हमें भी बहुत खराब लगता है जब बच्चे अचानक बीमार होते हैं। माँ की गोदी में माँ भी छटपटाती है, रोती रहती है, बच्चे भी रोते हैं। तो एक तो सबसे पहले ये बताइए कि अगर बच्चों में अचानक कुछ इस तरह की हरकत आती है, जब बच्चे एकदम बीमार हो जाते हैं, बच्चे एकदम थोड़ा सा सुस्त हो जाते हैं बच्चे, तो माँ भी सोचते क्या करें ना करें, उस समय कोई हेल्पलाइन नंबर भी नहीं, सीधे उठा करके कहीं भी ले जाते हैं, किसी भी फिजिशियन के पास, कहीं भी। तो इस परिस्थिति में सबसे पहले अगर बच्चों में होता है तो क्या करना चाहिए एक माँ को, एक परिजन को? सब जी देखिए मनोज जी, ये अक्सर देखने को मिला है कि मरीज जब हमारे पास बच्चे को लेकर जब उनके माता पिता आते हैं 2 दिन 3 दिन के बाद कि डॉक्टर साहब कल रात की बात थी और थोड़ा दूर था अस्पताल, तो वहाँ क्या करते, तो लोकल डॉक्टर जो थे उनसे ही दिखवाए, तो वो कोई 2-3 सुई लगाए, उससे बुखार में थोड़ा आराम हो गया। फिर आज आपके पास लेके आए हैं, तो आप देख लीजिए, हम लोग आ नहीं सके तो अब उस मजबूरी में क्या कर सकते थे। तो ये मजबूरी बहुत मतलब सामान्य मजबूरी है, जो कि सारे परिजनों को इसको फेस करना पड़ता है। बट मैं एक बहुत अच्छी चीज़ सारे ही परिजनों को बताता हूँ, जब वो कभी भर्ती हो रहे होते हैं, छुट्टी हो रही होती है हमारे अस्पताल से, तो वो कहते हैं इसे दौरे की शिकायत है, तो वो कहते हैं कि अगर दोबारा दौरा अगर आ गया डॉक्टर साहब दवाई चलते हुए भी, तो हम क्या करें। तो उसका सबसे अच्छा उपाय ये है कि वो प्राथमिक जो सेवा केंद्र होता है, जो सरकार द्वारा चलाया जा रहा है और अब बहुत सार्थक रूप से चलाया जा रहा है, तो सबसे पहले परिजन कोशिश करें कि प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र जो भी उनके निकटतम है वहाँ पहुँचने की कोशिश करें। वहाँ पे अगर मान लीजिए स्पेशलिस्ट डॉक्टर, जैसे आप कह रहे हैं कि बच्चे के स्पेशलिस्ट डॉक्टर नहीं भी हैं, जो भी हैं, तो जो MBBS MO वहाँ बैठे होंगे वो भी कुछ हद तक सही इलाज प्रोवाइड कर पा रहे होंगे, ना कि लोकल डॉक्टर या कंपाउंडर से उनको इलाज लेना पड़ेगा। प्लस वहाँ जो दवाइयाँ दी जा रही होंगी उसकी एक जिम्मेदारी होगी डॉक्टर पे, और अगर उससे ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी तो उनको अगर अपने हिसाब से ज़रूरत लगती है तो एम्बुलेंस अरेंज करा सकते हैं, बच्चे को रात बेरात सरकारी अस्पताल, बड़े अस्पताल में रेफ़र कर सकते हैं। तो मेरे हिसाब से सबसे अच्छा विकल्प ये होता है कि वो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र जो उनके निकटतम हो उसको चिन्हित करके रखें, उसका लोकेशन जाने और वहाँ पे बच्चे को ले जाने की कोशिश करें। एक चीज हमने जो कमी पाया है इसमें, आपने जो कहा कि कोई भी MBBS, देखिए जो बच्चों का जो दवा का डोज होता है वो बहुत ही महत्वपूर्ण होता है कि डोज के थोड़ा ज्यादा या कम से बच्चे पर विपरीत असर पड़ता है। हमने कई बार इसे देखा। तो क्या लगता है कि एक चाइल्ड स्पेशलिस्ट जो शिशु विशेषज्ञ है, वो जो दवा का डोज जो बताता है बच्चों में और जो जनरल बताता है, उसमें तो स्वाभाविक रूप से अंतर आती है, ये हमने प्रैक्टिकली देखा है। उस परिस्थिति में क्या होना चाहिए? जी मनोज जी, ये बिल्कुल सही आपका सवाल है और ये एक चिंता का विषय भी है। मगर देखिए, एक बहुत सिंपल सी चीज़ है कि प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में जितने भी MOs होते हैं उनकी भी ट्रेनिंग होती है। हो सकता है कि उनको ऑन्डेंसेट्रॉन की सारी डोज नहीं याद हो कि 0.14 mg to 0.22 mg पर kg आप दे सकते हैं। सेफिक्सिम अगर आपको देना है तो 8 to 10 मिलीग्राम पर kg पर डे डिवाइडेड इन 2 डोजेस दे सकते हैं। जब टाइफॉइड होता है उस कंडीशन में सेफिक्सिम 10 mg पर kg पर डोज
ट्वाइस डेली देना होता है। हो सकता है इतनी जानकारी उनके पास उपलब्ध नहीं हो, मगर एक बहुत सिंपल सी चीज़ होती है कि जो कॉमन दवाइयाँ होती हैं, जो कि लाइफ सेविंग दवाइयाँ होती हैं, तो अगर हम मान के चलें कि एक एम्प्यूल है, जो लाइफ सेविंग दवाइयाँ हैं उस समय इंजेक्टेबल के फॉर्म्स में यूज़ की जाती हैं, तो अगर एक एम्प्यूल है और वो हम अगर 40 से 50 किलो के इंसान में यूज़ कर रहे होते हैं और बच्चे का वजन अगर मान लीजिए 10 किलो है, तो उसको अगर आधा कर रहे होते हम लोग तो 20 किलो के बच्चे को दे सकते हैं। अगर उसको एक चौथाई करके दे रहे होते तो 10 किलो के बच्चे को दे रहे होते। उससे भी अगर आधा करना है तो हम 5 किलो के बच्चे को भी दे सकते हैं, जो लाइफ सेविंग मेडिसिन है। तो इतनी जानकारी एमओज को दी जाती है लाइफ सेविंग मेडिसिन के लिए, जो फिर फर्दर मेडिसिन से एंटीबायोटिक्स हैं या कोई डायग्नोसिस के बाद जो दवाइयाँ चलनी है उसके लिए समय रहता है। लेकिन प्राथमिक, वही मैं कह रहा हूँ, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र प्राथमिक चिकित्सा के लिए बना है, जिसके लिए वो अभी बहुत हद तक सक्षम है। यानी आपका कहना ये कि अगर कोई बच्चा अचानक बीमार हो जाता है, रात हो, अगल बगल कोई दे, तो परिजन प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में जा करके उसके बाद वो बड़े डॉक्टर के पास जा करके, विशेषज्ञ के पास जा करके अपने बच्चे का सही डोज, सही, क्योंकि कई बार देखते हैं कि एंटीबायोटिक, हाई एंटीबायोटिक देते चूंकि बच्चे में घबराहट देख करके, पर जो कोई भी डॉक्टर बाहर में वो दे देता है, लेकिन जो शिशु विशेषज्ञ होते हैं वो पूरी तरह डोज को समझते हैं, बच्चे को पूरी तरह उसके डायग्नोसिस करके देते हैं। अच्छा उस्ताद जी, एक सवाल, अभी के समय में कौन सी बच्चों में ज्यादा बीमारी देखी जा रही है जिससे बच्चे प्रभावित हो रहे हैं और उसके परिजन भी काफी ज्यादा परेशान हैं? जी मनोज जी, अभी मैं सबसे ज़्यादा ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा आपका और आपके जितने भी ऑडियंस हैं आपके चैनल के माध्यम से, उनका टाइफॉइड पे। टाइफॉइड एक बीमारी है जो कि आंत से संबंधित है, इंटेस्टिनल बीमारी होती है, जिसको हम लोग मियादी बुखार भी कहते हैं हिंदी में, और एंट्रिक फीवर भी कह रहे होते हैं इंग्लिश में। ये सैल्मोनेला टाइफी के प्रकोप से होता है, और ये फीको ओरल रूट यानी कि खाने या पीने, पानी या फिर खाने से, मतलब अगर वो संक्रमित हो तो उससे आता है। अब इसमें ध्यान देने वाली चीज़ ये है कि तेज़ बुखार आना, थोड़ा ठंड लग के बुखार आना, उल्टी के लक्षण होने, पेट खराब होना, बुखार दवाइयाँ देने से भी, सिंपल जो पैरासीटामोल दे रहे होते हैं उससे बुखार का नहीं उतरना, 3 से 4 दिन से ज़्यादा बुखार रहना, तब इसका जांच भी संभव है। 3 दिन से ज़्यादा होता है तो हम टाइफाइड और IgM कराते हैं, और जब बुखार 6 दिन या उससे ज़्यादा होता है तो हम विडाल जैसे टेस्ट कराते हैं। विडाल जैसे टेस्ट अगर आप 5 दिन के पहले कराते हो तो मिसलीडिंग रिपोर्ट आती है, और टाइफाइड और IgM जैसे टेस्ट अगर आप बुखार के पहले दिन या दूसरे दिन कराते हैं तो वो भी मिसलीडिंग रिपोर्ट आ सकती है। अब टाइफॉइड क्या होता है? अब समझने वाली बात यह है कि आप देख रहे हैं कि बच्चों की पसंदीदा चीज़ें क्या होती हैं। चाउमीन, बर्गर, मोमोज़, ये सब चीज़ें जो हैं ये काफ़ी, इसमें देखिए तो जो पकी हुई चीज़ें अच्छे से, जैसे अगर हम बात करें मोमोज़ की, सिंपल एक एग्जांपल मैं आपको देना चाहूँगा कि अगर हम मोमोज़ की बात करें तो मोमोज़ पक चुका होता है, मगर उसकी चटनी जो होती है वो कच्ची होती है, उसको पकाया नहीं जाता है। उसमें जो पानी का इस्तेमाल हो रहा है, जो बाकी चीज़ें मिश्रित हो रही हैं, तो उससे इन्फेक्शन की संभावनाएं बहुत बढ़ जाती हैं। बहुत सिंपल से एक चीज़ बताता हूँ कि जब भी कोई बच्चे हमारे पास आते हैं और उनको लग रहा होता है हमें कि टाइफॉइड जैसे लक्षण हैं, तो पहली चीज़ जो मैं पूछता हूँ अपने बच्चे के परिजनों से वो ये है कि पिछले 10 दिन में आपका बच्चा बाहर कोई खुली चीज़ खाया था? अक्सर वो कहते हैं हाँ सर, बाहर का कभी कुरकुरे खा लेता है, चिप्स खा लेता है। तो ये कुरकुरे और चिप्स पैक्ड फूड होते हैं, इनसे यूजुअली संक्रमण जैसे टाइफॉइड जैसी बीमारियाँ नहीं होंगी। अगर आप किसी अच्छे से अच्छे रेस्टोरेंट में भी खाना खा रहे हों तो वहाँ जो चटनी का इस्तेमाल हो रहा होता है, जो सिरके वाला प्याज होता है और जो सैलड कट के आ रहा होता है, वो कोई ज़रूरी नहीं है कि पीने वाले पानी से धोया गया, वो हो सकता है किचन के टैप वाटर से धोया गया हो, तो उससे संक्रमण के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। अक्सर शादी, बर्थडे, छठी, कितनी सारी जो हलवाई के हाथों द्वारा खाने बनाए जा रहे होते हैं, जो पकी हुई चीज़ें हैं उससे डर नहीं होता है, मगर वहाँ भी आप देखते होंगे जो खुली चीज़ें हैं, सैलड हो गया, उसके बाद चटनियाँ होती हैं विभिन्न प्रकार की, तो ये सब कहाँ पीसी जा रही हैं, कौन सा पानी इस्तेमाल किया जा रहा है, जो प्याज, हरी मिर्च और खीरा और इस तरह गाजर जैसी चीज़ें होती हैं, टमाटर होता है, उसको कौन से पानी से धोया जा रहा है, कितनी देर से वो खुला पड़ा हुआ है, इन सब चीज़ों पे ध्यान देना होता है। तो अगर आप बाहर जाएं तो ध्यान रखें कि जो पकी हुई चीज़ें हैं, जिनको आँच पे पकाया जा चुका है, उसी को खाने की कोशिश करें, कच्ची चीज़ें खाने की कोशिश नहीं करें। बाहर में अक्सर लोग देखते हैं कि गन्ने का रस बच्चों को बहुत आकर्षित करता है, मगर गन्ने के रस में भी जो पानी और बर्फ़ और ये सब जो चीज़ें इस्तेमाल हो रही होती हैं, तो वो पानी कहाँ से आता है, वो बर्फ़ किस पानी से जमाया जा रहा है, इन सब चीज़ों से प्रभावित होता है कि टाइफॉइड का संक्रमण हो सकता है। तो कोशिश करें कि ऐसी चीज़, अगर गन्ने का रस बहुत ज़्यादा पसंद है तो आप, कई बार ऐसा होता है कि आप अपना मैंने देखा है लोगों को,
कि वो अपना मिनरल वाटर लेके जाएंगे, वो पूरा उसको धुलवाते हैं और साफ़ करवाते हैं, उसके बाद पीते हैं। तो ऐसे कंडीशन में शायद थोड़ा बहुत हम लोग उसको टाइफॉइड को डिले कर सकते, मतलब शायद उसको अवॉइड कर सकते हैं। मगर फिर भी कम से कम बारिश का जो समय होता है, तेज़ गर्मी से लेकर जो बारिश तक का समय होता है, ऐसे मौसम में कम से कम इन चीज़ों को अवॉइड करें। बाहर का मैंगो शेक, बाहर के जूस जिसमें बर्फ़, लस्सी होता है उसमें बर्फ़ मिलाया जाता है, सत्तू होता है उसमें कौन सा पानी इस्तेमाल हो रहा होता है। आपने देखा होगा शायद अभी मनोज जी, बहुत बड़ा इशू चल रहा है FSSAI का, और जो हमारे जो IAS या IPS जो हैं, काफ़ी नाम हो रहा है उनका कि वो जितनी जगह भी रेड कर रहे हैं, हर जगह पाया जा रहा है कि कहीं अच्छे से अच्छे ब्रांड के रेस्टोरेंट्स में भी जो खाने के पदार्थ हैं वो मानक पे सही नहीं उतर रहे हैं। तो ऐसे कंडीशन में आपको लगता है कि बाकी जगह जहाँ रेड नहीं हो रहे हैं, अगर हम वहाँ खा रहे हैं बाहर का खाना, तो क्या वो हमारे लिए सुरक्षित हो सकता है? मेरे मानने में नहीं। तो बाहर के खाने, खुली चीज़ों से कम बचें, क्योंकि टाइफॉइड जिन बच्चों को मैंने अभी देखा है वैक्सीन लगी हुई है 6 से 9 महीने, उनको भी टाइफॉइड हो रहा है। बट इतनी सी अच्छी चीज़ देखी जा रही है कि अगर वैक्सीन लगी हुई है तो ऐसे बच्चों को भर्ती नहीं करना पड़ रहा है, वो जल्दी रिकवर कर जा रहे हैं। 3 से 4 दिन में बुखार दवाई शुरू करने के साथ चला जा रहा है। मगर जिनको वैक्सीन नहीं लगी है उनको भर्ती की नौबत आ रही है, 4 से 5 दिन तक एडमिट रहना पड़ रहा है, जिससे परिजन भी बहुत परेशान होते हैं। बच्चों को तकलीफ़ होती है कि बार बार सुई लगाई जाती है, सैंपल लिया जाता है। इससे बचने के लिए बहुत सिंपल है कि अपने खान पान पर थोड़ा ध्यान दें, घर के खाने की तरफ ज़्यादा रुचि रखें और बाहर का खाना बच्चों को अवॉइड करें। अच्छा, इसमें प्रारंभिक लक्षण क्या, अचानक जो टाइफाइड का प्रारंभिक लक्षण क्या हो जाता है बच्चों में? प्रारंभिक लक्षण तो फीवर ही होगा, बुखार आएगा, ठीक है। और कई बार देखा गया है, क्योंकि मौसम ऐसा चल रहा होता है कि इन्फ्लुएंजा साथ में, तो फ्लू साथ में हो रहा होता है, तो कई बार सर्दी खांसी के बुखार के साथ बच्चे आते हैं। डॉक्टर भी कंफ्यूज हो जाते हैं कि शायद वायरल URI होगा, अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। बट जब फीवर 4 से 5 दिन से ऊपर परसिस्ट करता है, बच्चे पेट में दर्द की शिकायत करते हैं, उल्टी जैसे लक्षण बता रहे होते हैं कि उल्टी हो भी नहीं रही हो लेकिन उल्टी जैसा मन कर रहा हो, थोड़ा पेट में दर्द हो या फिर थोड़ा पेट खराब हो, ऐसे कंडीशन में फिर टाइफॉइड के बारे में डॉक्टर सोचना शुरू करते हैं। अच्छा, ये जॉन्डिस भी हो सकता है, एंट्रिक हेपेटाइटिस, तो वो लिवर को भी इन्फेक्ट कर सकता है, जो कि और लंबे समय तक बच्चे को बीमार रख सकता है। तो ये अगर मान ली इस तरह की किसी को लगता है कि उसके बच्चे में ये सब लक्षण आ रहे हैं, तो कितने दिनों में संपर्क कर लेना चाहिए जो विशेष विशेषज्ञ हैं, या कितने, और जिनके पास मल्टी स्पेशलिटी है, यानी कि हम देखते हैं कभी कभी चले जाते हैं तो वहाँ सारे सिस्टम नहीं होते हैं, तो हमने बार बार कहा है मरीजों से कि वो ऐसी जगह जाइए जहाँ सारा सिस्टम हो, ताकि एक चीज़ संबंधित नहीं होता है। जब लक्षण होते हैं तो कई लक्षण होते हैं, सभी की जांच होती है प्रॉपर वे में, जांच को फिर बच्चे को लेकर कहीं जाइए। तो ये जो कितने दिन में पहुँचे तो ताकि उसका रिकवर ज़्यादा हो, रिकवर रेट सक्सेस हो। जैसे मैंने आपको पहले ही बताया कि अगर 2 दिन अगर आप अपने बच्चे का केयर ठीक से करते हैं, आप जानते हैं कि पैरासीटामोल कितने डोज में देना है, तो 2 से 3 दिन के बुखार में आप घर पे मैनेज कर सकते हैं। अगर आपको लग रहा है कि बच्चा दवाई पीने के बाद अपनी नॉर्मल एक्टिविटीज़ कर पा रहा है, सुस्त नहीं है, पानी अच्छे से पी रहा है, पेशाब सही मात्रा में हो रही है, तो आप बच्चे को 2 से 3 दिन तक घर रख सकते हैं। लेकिन 3 दिन से बुखार अगर ज़्यादा हो तो डॉक्टर से एक बार ज़रूर संपर्क कर लेना चाहिए, खास करके जब छोटे बच्चे हों तो उनके लिए डॉक्टर से संपर्क ज़रूर कर लेना चाहिए। तो देखिए, हम बता दें कि सबसे महत्वपूर्ण है कि आपके घर का हर बच्चा स्वस्थ रहे, और ये जिम्मेवारी माता पिता की होती है। माता पिता दूसरे पर डिपेंड हो जाते हैं। अचानक जब बच्चा बीमार होता है तो दूसरे से पूछते कहाँ जाएं, कहीं भी चले जाते हैं। लेकिन हम बार बार बता रहे हैं कि जिस विभाग का विशेषज्ञ और उस विभाग से संबंधित बच्चों की बीमारी या किसी भी व्यक्ति की बीमारी होती है, अगर उस विभाग के विशेषज्ञ के पास जाते हैं तो आपका जो इलाज है वो सरल होता है, लंबा नहीं खिंचता। लेकिन कई बार लापरवाही की वजह से, दूसरे विभाग के डॉक्टर के लापरवाही की वजह से, मिस हैंडलिंग की वजह से, डोज के जो उतार चढ़ाव होता है उसकी वजह से आपका बच्चा या परिवार बीमार हो सकता है। इसलिए आप सतर्क रहें, अलर्ट रहें। हमारे चैनल पर जो नंबर चल रहा है उस पर जरूर फोन करके हेल्पलाइन पर संपर्क करें, क्योंकि हम चाहते हैं आपका बच्चा, आपका परिवार, हर व्यक्ति स्वस्थ रहे। धन्यवाद मुसर जी, हम आपसे लगातार जब भी मुद्दा होगा हम आपको लाएंगे, क्योंकि हम चाहते हैं आपके विचार से जो बच्चे, कम से कम 10% बच्चों पर भी, परिजनों पर भी अगर असर पड़ता है तो हमें लगता है कि ये एक सामाजिक काम आप भी करें और हम भी करें। धन्यवाद जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका मनोज जी, मुझे अपने चैनल पे आमंत्रित करने के लिए। और आपके सारे श्रोताओं को भी मैं कहना चाहूँगा कि आपके चैनल के माध्यम से कि सतर्क रहें और बीमारियों से बचें।
वो सबसे अच्छा तरीका है और टीकाकरण बच्चों को ज़रूर कराएं। जी, धन्यवाद।